ठीक है, आज का थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा ध्यान से सीखना। चलो, स्पेशल मैट्रिसेस। अच्छे से, कुछ स्पेशल मैट्रिक्स होते हैं और उनकी कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम थोड़ा सा उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है अपना निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाते हैं जिनकी पावर कुछ n करने पर वो नल आ जाए। उन मैट्रिसेस को निलपोटेंट मैट्रिक्स कहा जाता है जिनकी कुछ पावर चढ़ाने पर वो क्या बन जाए, नल मैट्रिक्स बन जाए। ऐसे मैट्रिक्स जिनकी कुछ पर्टिकुलर पावर चढ़ाने पर अगर वो नल मैट्रिक्स बन रहे हैं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देंगे, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स नाम देंगे। ठीक है, तो ठीक है ना, ठीक है। where n is called index, n is called index of nilpotent matrix। n तुम्हारा क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। तो देखो, अब इसमें एक बेसिक क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे कि चेक इफ check if A matrix is equal to 2 minus 2, 4 minus 1. Check if A is nilpotent or not. Check if A is nilpotent or not. मुझे मान लो ये चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है वो अपना एक nilpotent मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स nilpotent कब होगा, जब उसकी कोई पर्टिकुलर पावर चढ़ाने पर वो नल मैट्रिक्स बन जाए। तो मुझे अगर ये चेक करना है कि ये nilpotent है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ए की हायर पावर्स निकालूंगा, ए स्क्वायर ए क्यूब, और चेक करूंगा कि क्या उसमें से कोई नल बन रहा है कि नहीं बन रहा। चलो, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करूं बताओ, 2 4 -1 -2 और मल्टीप्लाई 2 4 -1 -2, इससे कर दे। बोलो दोस्तों, तो यहां से क्या बनेगा, +2, 2 2 4, 4 -4 0, 8 -8 0, -2 +2 0, -4 +4 0। यहां देखो, ए स्क्वायर करने पर एक नल मैट्रिक्स आ गया। देयरफॉर ए इज nilpotent, A is nilpotent of index 2। इसमें ए पक्का क्या होगा, एक nilpotent मैट्रिक्स होगा और जिसका इंडेक्स कितना होगा, 2 होगा। मल्टीप्लाई करके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहली क्लास तक सर, ठीक है ना। चलो आया था भाई, आया नहीं आया। अब जरा इसमें एक समस्या सोचो, इसमें एक समस्या है गंभीर। सोचो, ये तो चलो ए स्क्वायर करने पे नल आ गया, आ गया। मान लो नहीं आता, तो ए स्क्वायर पे नल नहीं आया, बट मैंने ऐसा तो कहा नहीं कि ए स्क्वायर पे नल आना चाहिए। तो फिर मैं क्या चेक करता, ए क्यूब। तो हो सकता है ए क्यूब पे नल आया था, बट हो सकता है ए क्यूब पे नल नहीं भी आता। तो फिर क्या चेक करते, A⁴, उसमें भी नहीं आया था। फिर तो क्वेश्चन उठता है कि भाई कब तक, सुना रहा है,
तुम इस उम्मीद में बैठोगे इससे कभी तो नेल पोटेंट आएगा, ठीक है ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दैट इंडेक्स ऑफ नेल पोटेंट मैट्रिक्स, इंडेक्स ऑफ नेल पोटेंट मैट्रिक्स is always lesser than or equal to order of that matrix. अगर किसी मैट्रिक्स को निलपोटेंट होना है तो उसका इंडेक्स जो भी उसका ऑर्डर होगा या तो उसके बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। हमारा मीन्स अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो अगर उसको निलपोटेंट होना है तो ए स्क्वायर तक हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर नल नहीं हुआ तो पक्का है आगे एक भी नल नहीं होने वाला। 3x नहीं, ये सब बात चल रही है स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। ऑल दीज कंडीशंस आर फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। रीजन में चलो ठीक है, अब इससे कुछ प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। तो 8 नल आ चुका है, ठीक है ना। ए एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो 8 नल मैट्रिक्स है। तो मेरा पहला सवाल है कि क्या इस निलपोटेंट मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? क्या निलपोटेंट मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे? किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब उसका डब्बा क्या हो, नॉन जीरो, मतलब कहीं ना कहीं हमसे डब्बे की इंफॉर्मेशन पूछी गई है। तो क्या यहां से तुम ए के डब्बे के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते? क्या यहां से तुम ए के डब्बे के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो? कैसे करोगे? ए की पावर एन क्या है, नल। दोनों सेट क्या ले लो, डब्बा ले लो। नल मैट्रिक्स का डब्बा कितना आता है, जीरो। और याद करो, एट द पावर एन का डब्बा, क्योंकि मैं डब्बा ऑफ एट द पावर एन लिख सकता हूं क्या? ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए का डब्बा, तो याद करो डब्बा सब में ट्रांसफर हो जाएगा। डब्बा ऑफ ए की पावर एन अगर जीरो है तो डब्बा ऑफ ए कैसा होगा, जीरो। देयरफॉर ए इज सिंगुलर कि नॉन सिंगुलर? ए इज सिंगुलर। और ए अगर सिंगुलर होगा तो इससे क्या इंप्लीकेशन कर सकते हैं, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मींस निलपोटेंट मैट्रिक्स के इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब हो गया कि जितने भी निलपोटेंट मैट्रिक्स होंगे उनका सबका डब्बा जीरो होगा, और उन सबका डब्बा अगर जीरो होगा तो उनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नहीं समझ में आ गया? ये मैंने पढ़ा था, ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डब्बा कैसा हो, नॉन जीरो। यहाँ डब्बा कितना आया, बस बेटा, बात नहीं आया पक्का? ये आया नहीं आया? चलो और बताओ। तो एट द पावर एन नल है, ये हमको पता है। क्या तुम बता सकते हो ए की पावर एम क्या होगा और ऑल एम ग्रेटर देन एन? ये भी सिस्टम नल ही होगा। अगर ए की पावर एन अगर नल आ चुका है, अब इसमें कितने भी ए का मल्टीप्लाई कर दूं वो भी तो नल ही आएगा। ए की पावर n+1 n+2 n+3, एन से बड़ा कुछ भी पावर चढ़ाओगे तो हमेशा नल ही आएगा। ए से एन से बड़ा कुछ भी पावर चढ़ाओगे तो हमेशा क्या देगा, नल मैट्रिक्स ही देगा। देखा?
आगे चले, चलो अगले काम। चलो मान लो हमें एक जनरल 2x2 निलपोटेंट मैट्रिक्स फॉर्म करना है। बस बेटा, बात नहीं, ऑफ इंडेक्स 2, ऑफ इंडेक्स 2, नहीं काफी अच्छा हुआ। बस हमें एक जनरल 2x2 का निलपोटेंट मैट्रिक्स फॉर्म करना है ऑफ इंडेक्स कितना 2। क्या करूं बताओ? मुझे क्या चाहिए? कि ऐसा ए मैट्रिक्स चाहिए ताकि ए का स्क्वायर करने पे क्या आ जाए? नल आ जाए। ठीक है, जनरल ए मैट्रिक्स। तो अभी के लिए मैं ए मैट्रिक्स को कुछ ऐसा मान लो एबीसीडी। मुझे ए का स्क्वायर क्या चाहिए? नल। तो एबीसीडी इंटू एबीसीडी, ये मुझे क्या चाहिए होगा सोचो? नल। ठीक है, तो अब मुझे एबीसीडी में कुछ कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। यहां से मेरे को कितनी इक्वेशन मिलेंगी? 4। इसका मल्टीप्लाई से तो कितना था? ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू कितना? 0। इसका मल्टीप्लाई से तो ए बी प्लस बी टी इक्वल टू कितना? 0। इसका मल्टीप्लाई से ए सी प्लस सी डी इक्वल टू कितना? 0। इसका मल्टीप्लाई से बी सी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें चारों इक्वेशन क्या है? अब इसमें देखना, दो इक्वेशन बहुत काम की है। सोच सकते हो कौन सी दो? इसमें दो इक्वेशन सही वाली इक्वेशन है। पहले अच्छा, तुम्हें ऐसा क्या खास है? उससे क्या कर लोगे? चलो इसमें गौर करो। इसमें बी कॉमन लो तो कितना बनेगा? बी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 0। इसमें सी कॉमन लो तो क्या बनेगा? सी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 0। हाँ, अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, यहां भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, और देखो दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही है, ए प्लस डी। और जब भी कोई चीज कॉमन दिख जाए तो हम केसेस उसी में बना ले। दो केस, या तो ए प्लस डी 0 होगा या तो ए प्लस डी 0 नहीं होगा। सोचो, क्योंकि मुझे दोनों जगह ए प्लस डी दिखा, तो मैंने ए प्लस डी में केस बना लिया, या तो ए प्लस डी 0 होगा या तो ए प्लस डी 0 नहीं होगा। इसके अलावा और तो कोई केस बन नहीं सकता। अगर मान लो ए प्लस डी 0 नहीं हुआ, मान लो ये 0 नहीं है, तो मजबूरन बी को क्या होना पड़ेगा? 0। ये 0 नहीं है तो मजबूरन सी को क्या होना पड़ेगा? तो अगर ए प्लस डी 0 नहीं हुआ, पक्का बी कैसा होगा? 0। और कौन सा था? सी कैसा होगा? 0। तो इस केस में क्या तुम ए मैट्रिक्स सोच सकते हो कि दिखने में कैसा होगा? ए मैट्रिक्स सोच सकते हो कैसे होगा? और बी और सी 0 हो गया। अच्छा एक सेकंड, बी और सी 0 हो गया है तो देखो ए और ए भी क्या होगा? देखो बी और सी दोनों 0 हो गए, तो पहले इक्वेशन से ए कितना होगा? 0। और बी और सी अगर 0 हो गए तो डी भी कितना होगा? 0। लेकिन सोचो ये केस डिस्कार्ड हो जाएगा। दिस केस इज डिस्कार्डेड। क्यों? क्या? बिल्कुल, क्योंकि सोचो हमने केस लेके क्या चले थे? ए प्लस डी इज नॉट इक्वल टू 0। बट यहाँ पे ए और डी देखो 0 0 आ गए, तो इनका सम आ कितना रहा है? 0। तो ये सॉल्यूशन इज डिस्कार्डेड। तो सही बात है, ये जो मैट्रिक्स है वो बेसिकली क्या है? एक नल मैट्रिक्स से आ गया। और नल मैट्रिक्स का इंडेक्स 2 होगा कि 1 होगा? 1 होगा ना। आ रहा है? या वैसे देख लो कि ये केस था कौन सा जहां ए प्लस डी नॉन जीरो होना चाहिए, बट ए और डी तो 0 0 आ गए ना।
मीन्स पक्का सेकंड वाले केस से हमें जनरल मैट्रिक्स मिलेगा। ध्यान दो अच्छे से, थोड़ी देर रुक जाओ, ध्यान दो। अब देखो a प्लस डी 0 है। अब यहां पे हमें क्या करना है, एक जनरल मैट्रिक्स निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है, जनरल मैट्रिक्स में कुछ वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल्स को बदलते जाओगे तो मैट्रिक्स बदलता जाएगा। बट अभी ए मैट्रिक्स में कितने वेरिएबल्स हैं, 4, तो अपन को कम से कम वेरिएबल करना है। तो हमारे पास देखो ए और डी में एक रिलेशन आ गया। तो अगर मैं ए को लैम्डा मान लो तो डी क्या होगा, माइनस लैम्डा। तो कम से कम मैंने ए और डी को एक ही वेरिएबल में लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं बी और सी में कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करता हूं। तो बी ए स्क्वायर प्लस बी इंटू सी, ये भी कितना है, 0। यहां कहीं ना कहीं बी और सी में रिलेशन है। तो अगर मैं बी को म्यू मान लो, बी को क्या मान लो, म्यू, तो सी कितना आएगा अपना, माइनस का ए स्क्वायर बाय म्यू, मतलब माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय म्यू। मैं तो अब यहां से ए बी सी डी सबको मैं दो ही वेरिएबल में लिख सकता हूं, लैम्डा म्यू। तो जो जनरल मैट्रिक्स क्रिएट हुआ वो क्या होगा, ए कितना था, लैम्डा, डी कितना था, माइनस लैम्डा, बी कितना था, म्यू, सी कितना था, माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय म्यू। दिस इज द जनरल 2x2 nilpotent मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2, जो कि तुम्हें याद नहीं रखना, नहीं रखना, बाद में अपन देखेंगे। लेसन में जनरल क्यों, तुम यहां लैम्डा और म्यू बदलते जाओ तो तुम्हें एक डिफरेंट डिफरेंट nilpotent मैट्रिक्स मिलते जाएंगे। और सोचो, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया था, कौन सा, इधर गया, ये वाला मैंने क्वेश्चन दिया था, चेक करो कि nilpotent है कि नहीं। अब मुझे ऑब्वियसली सोचो याद तो रहता नहीं होगा, तो कुछ तो तरीका होगा बनाने का, यही वो तरीका है। समझ में आया? अब ठीक है, चलो समझ में आया? कोई भी जनरल मैट्रिक्स कैसे निकालोगे। मैं थोड़ा बहुत क्या, बस if A is a nilpotent matrix of index 2, A is a nilpotent matrix of index 2, पहला स्टेटमेंट, place of A is equal to 0, place of A equal to 0, ठीक है, with integral entries कर, with integral entries, place of A is equal to 0, ठीक है, product of all elements is a perfect square number, determinant of A is always equal to 0,
ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन आता, ए एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स क्या है, 2 है। ए के बारे में कुछ नहीं कहा और तुमसे ये 3 सवाल पूछे जाते, तो सोचो ये 3 क्वेश्चन तुम कर ही नहीं सकते बिना ये चीज निकाले। ये 3 क्वेश्चन हम सोचो नहीं कर सकते बिना ये क्वेश्चन निकाले। हाँ ये वाला कर सकते हैं, बट ये दो नहीं कर सकते। सोचने की कोशिश करो, क्योंकि उसने कहा ए कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स हो सकता है, समझ गए ना। अब कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स हो सकता है, तो मैं एक आधा निलपोटेंट मैट्रिक्स निकाल लेता और उसमें ट्रेस जीरो दिख जाता, तो क्या मैं उससे कमेंट कर सकता हूं कि ए कोई भी निलपोटेंट हो तो हमेशा ट्रेस जीरो होगा। तो सोचो ये चीज निकालने के लिए हमें जनरल 2x2 का निलपोटेंट मैट्रिक्स निकालना ही पड़ेगा। और इससे साफ दिख रहा है कि देखो ये लैम्डा और ये कितना है, माइनस लैम्डा। इस पक्का ट्रेस उस निलपोटेंट मैट्रिक्स का हमेशा कैसा आएगा, जीरो। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड तुम देख ही चुके हैं, सारे निलपोटेंट मैट्रिक्स का डब्बा कितना आता है, जीरो आता है। बी पार्ट ट्रू है कि फॉल्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इन सब का प्रोडक्ट करो, माइनस माइनस कटता, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा की पावर 4, म्यू कटता। मैं क्या कर रहा हूं, लैम्डा की पावर 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर। जो क्या तुम ये पार्ट कर सकते थे बिना ये निकाले, कर पाओगे ना। तो कभी भी ऐसे एलिमेंट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अगर पूछ ली जाए तो हमें हमेशा एक जनरल मैट्रिक्स फॉर्म करना ही पड़ेगा। यहाँ तो बचला। ठीक है, स्पेशल मैट्रिक्स में हमने पहला मैट्रिक्स देखा, कौन सा, निलपोटेंट मैट्रिक्स। आगे चलें। कुछ तो बोलो, थोड़ा सा ना कैसे स्टडी करते हैं इनको। अगले ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर वो खुद आ जाए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स उनको हम लोग कहते हैं जिनका स्क्वायर करने पर वो खुद आ जाए। कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, बस बेटा प्रॉपर्टीज देखते हैं। इफ A is an idempotent matrix, if A is idempotent matrix, अगर A अपना एक idempotent matrix है, तो A की पावर n के बारे में क्या कहोगे। अगर A एक idempotent matrix है तो A to the power n के बारे में क्या कहोगे, A होगा, क्योंकि A स्क्वायर अगर A है तो A का क्यू क्या होगा, A स्क्वायर इंटू A, और A स्क्वायर खुद क्या है, A है, तो A इंटू A वापस A स्क्वायर, तो वापस से क्या आएगा, A की पावर 4 अगर है तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए वापस ए स्क्वायर, वापस से स्क्वायर क्या होगा, ए। ए की पावर कुछ भी चढ़ाओगे तो हमेशा ए ही बनेगा। ए की पावर एन इक्वल टू ए और ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। टू रखो या टू से बड़ा कुछ भी रखोगे तो हमेशा ए मिलेगा।
कॉमन सेंस है। व्हाट अबाउट ए का इनवर्स? क्या ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? क्या ए का इनवर्स, अगर ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? चलो, तो अगर ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा, तो उसे डब्बा ले लूं, तो डब्बा ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू डब्बा ऑफ ए। तो एक डब्बा ऑफ ए कटता तो डब्बा ऑफ ए क्या था? बिल्कुल सही कहा, लेकिन ध्यान रखना तुमने दोनों साइड एक डब्बा ऑफ ए काटा है, तो डब्बा ऑफ ए की दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो डब्बा ऑफ ए 0 होगा या डब्बा ऑफ ए 1 होगा। हमारा मींस ये कहना कि सारे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, गलत बात है। सारे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये गलत है, क्योंकि देखो कभी ना कभी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डब्बा 0 भी तो हो पा रहा है। मैं तो अगर स्टेटमेंट लिखा होता इनवर्स ऑफ ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ ऑल आइडेम्पोटेंट matrix exist, this statement is false. इससे हमें यह समझ में आया है कि जितने भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगे, या तो उनका डब्बा 0 होगा या तो डब्बा 1 होगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी है। तो क्या तुम बता सकते हो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सा होगा जिसका डब्बा 1 होगा? और कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम बता सकते हो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन से होंगे जिनका डब्बा 1 होगा, या वो बहुत सारे होंगे? क्या तुम वो मैट्रिक्स बता सकते हो, या वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बता सकते हो जिसका डब्बा 1 होगा, या वो बहुत सारे होंगे? समझो, अगर सोचो डब्बा ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स 1 है, अगर डब्बा ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है? 1। हम इस वाले केस को लेके चल रहे हैं। अगर किसी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डब्बा 1 है, तो किसी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डब्बा हमें 1 मिल गया। किसी मैट्रिक्स का डब्बा 1 मिलना मतलब नॉन जीरो मिलना, मतलब हम किस चीज का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, किसी मैट्रिक्स का डब्बा नॉन जीरो है, तो अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिल चुकी है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो अब उसका मैं यूज कर सकता हूं। तो क्यों ना मैं क्या कर दूं, प्री मल्टीप्लाई विथ कितना, ए इनवर्स। तो प्री मल्टीप्लाई करता ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू कितना, ए। ये बना आई, ये बना आई, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, आई। इससे क्या समझ में आया कि वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जिसका डब्बा 1 होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इकलौता आई है। मींस इसके अलावा बाकी जितने भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगे, सबका डब्बा क्या होगा, 0। वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जिसका डब्बा 1 है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है। बाकी जितने भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगे, सबका डब्बा क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें आया नहीं आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द only idempotent matrix, only idempotent matrix with determinant equal to 1. All other
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट 0। बाकी जितने भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगे सबका डब्बा कैसा होगा? 0 होगा। इसमें आ रहा नहीं आ रहा मैंने कैसे प्रूव किया? अगर किसी का डब्बा 1 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अपन ये चीज कर सकते हैं। तो ए देखो कंफर्म आई निकल के आ गया ना। थोड़ा बताया कुछ तो बोलो। चलो अब हम जनरल 2x2 आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। मेरे को एक जनरल 2x2 का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स फॉर्म करना है। ठीक है, बस बेटा क्या करें बताओ। जनरल 2x2 आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए। जनरल की बात चल रही है, तो ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी इक्वल टू क्या? ए बी सी डी करना है। यहां से मेरे को कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 4 क्वेश्चन मिलती। कौन कौन सी? ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू कितना? ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी इक्वल टू कितना? बी। ए सी प्लस सी डी इक्वल टू सी। बी सी प्लस डी स्क्वायर, बी सी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू। सारे क्वेश्चन मिल गए, ठीक है ना। अब 4 इक्वेशन मिलने के बाद तुम्हें बनाने पड़ेंगे केसेस। क्वेश्चन उठता है केस किस में बनाए और क्या बनाए। तो वापस से केस बनाने के लिए हम लोग इन दो इक्वेशन का ही यूज करेंगे। इन दो इक्वेशन को वापस से गौर से देखो। b टाइम्स a प्लस डी, b टाइम्स a प्लस डी इक्वल टू क्या है? b। एंड c टाइम्स a प्लस डी इक्वल टू क्या है? c। केस हमेशा उसमें बनाओ जो हर जगह दिख रहा हो। तो हर जगह कौन छाया हुआ है? a प्लस डी। तो केस हम पक्का कैसे बनाएंगे? a प्लस डी में। a प्लस डी में क्या केस बनाऊंगा? एक ही बात है, ठीक है। तो b इंटू ए प्लस डी बी है, c इंटू ए प्लस डी सी है। तो देखो b इंटू ए प्लस डी बी कब होगा? जब ए प्लस डी क्या होगा? 1। नहीं आ रहा। तो या तो ए प्लस डी केस हम कैसे बनाएंगे? तो केस बनाएंगे या तो ए प्लस डी 1 होगा या तो ए प्लस डी 1 नहीं होगा। है? या तो ए प्लस डी 1 होता या ए प्लस डी 1 नहीं होता। अब इसमें बताओ आसान केस कौन सा? ये वाला केस आसान है। सोचो, थोड़ा देर रुक जाओ, ये समझ लो। इस केस पे देखो, अगर मान लो ए प्लस डी 1 नहीं है, मान लो ए प्लस डी 1 नहीं है, मान लो ए प्लस डी 2 होता। तो देखो ए प्लस डी 2 होता, तो 2b इक्वल टू बी कब हो सकता है? जब बी क्या होगा? 0।
बस कितने हैं? क्या कितना है? दो की चार? दो की चार? दो। चलो, तो ए बी सी डी ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आंसर में आते हैं वो देखना है अपन को। तो देखो शांत जाओ, बी और सी तो जीरो जीरो है, बी और सी तो जीरो जीरो है, तो ए ले लूं जीरो, ए ले लूं जीरो, डी ले लूं क्या, जीरो, ये आएगा। ए ले लूं जीरो, डी ले लूं वन, ए ले लूं वन, डी ले लूं जीरो, ए ले लूं वन, डी ले लूं वन, कितने ऑर्डर पे आंसर आए बोलो। बिल्कुल सही कहा। इसमें से ध्यान देना, दो ऑर्डर्ड केस हमें डिस्कार्ड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि a प्लस डी हम बचपन से क्या मान के चले थे कि वन नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन में बेसिकली कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? दो। आते तो चार कायदे से बिल्कुल भी, लेकिन ये केस की वजह से ये दो ऑर्डर्ड पेयर हमें डिस्कार्ड करने पड़ेंगे, कि यहाँ पे देखो a प्लस डी का सम कितना है, वन, यहां भी a प्लस डी का सम कितना है, वन। तो कुल मिलाकर यहां कितनी मैट्रिक्स निकल के आई है? दो। और देखो जो दोनों मैट्रिक्स हैं बड़ी अच्छी आई, एक तो नल मैट्रिक्स, आना भी चाहिए था, आना चाहिए था। नल मैट्रिक्स भी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, नल का स्क्वायर इक्वल टू नल। और एक अपना क्या आया, आई, जो कि आना भी चाहिए था। मींस जो हम जनरल सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे वो पक्का कहां से मिलेगा, यहां से। सोचो, ये तो फिक्स मैट्रिक्स आगे दो, बट हम तो जनरल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ढूंढ रहे थे ना, तो वो पक्का कहां से मिल रहा होगा, यहां से। ए जीरो या वन कुछ भी हो सकता है, डी जीरो या वन कुछ भी हो सकता है। तो दो केस बनाए, या तो ए जीरो होगा या तो डी वन होगा, चार बनेगा ना। बस बेटा, चलो, बस 2 मिनट और देख लो बस। अब यहां से हमारा पक्का जनरल मैट्रिक्स मिलेगा। यहां से जनरल मैट्रिक्स निकालने के लिए तो मैं ए को लेट कर रहा हूं क्या, लैम्डा, तो डी कितना हो जाएगा, वन माइनस लैम्डा। एक सेकंड रुक जाओ, ए लैम्डा हो गया, डी वन माइनस लैम्डा हो गया, ठीक है ना, बात नहीं करो। और यहां बी को मैं क्या लेट कर लू, म्यू, बी को मैं क्या लेट कर रहा हूं, म्यू। बी को अगर म्यू लेट करूंगा तो सी कितना आएगा, सी कितना आएगा, लैम्डा माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय म्यू। तो जो हम जनरल टू क्रॉस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे थे वो क्या आएगा, ए कितना, लैम्डा, डी कितना, वन माइनस लैम्डा, बी कितना, म्यू, सी कितना, लैम्डा टाइम्स वन माइनस का लैम्डा बाय। तो दिस इज अवर जनरल टू क्रॉस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ आ रहा है? चलो, ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा मैं कैसे निकाल रहा हूं, सच में आया? नहीं करेगा, वो अलग किस्सा है ना, ये अलग किस्सा है। मतलब ये जनरल टू क्रॉस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट इनके अलावा भी दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और थे, वो ये दोनों थे। ऑब्वियसली बात है, ये अगर इसको सेटिस्फाई करते तो ये दोनों केस इसमें आते ना, दो ही एक्स्ट्रा होंगे अलग से। मीन्स सोचो लाखों करोड़ों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते, इसमें से दो ये हैं, बाकी सबके सब इस फॉर्म से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब देखो, जब अगला क्वेश्चन पूछूंगा उसके लिए ये पता होना बहुत जरूरी है। थोड़ा बताया,
अब सोचो कोई अगर पूछ लेता that if A is an idempotent matrix of order 2 with integral entries with integral entries अगर A एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 विद इंटीग्रल एंट्रीज तो तुम्हें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। पहला, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 1। ठीक है, बस डब्बा ऑफ ए, डब्बा ऑफ ए इक्वल टू 0। इफ डब्बा ऑफ ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू आई, ऊपर का छाप लिया ना। इफ trace of A is not equal to 1, A will be equal to I। Product of all entries is a perfect square। बस बेटा बताओ कौन कौन सही है। पहला ट्रू है कि फॉल्स है? पहला 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 हाँ फॉल्स है बिल्कुल। इफ A is an idempotent matrix of order 2 with integral entries तो ये कहना कि ट्रेस ऑफ A क्या होगा 1। बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना। नहीं है इन दोनों का सम देखो 1 नहीं है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन सोचो इनके अलावा भी तो दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और थे। इसका ऑर्डर इसका ट्रेस कितना है 0 और इसका ट्रेस कितना है 2। तो ये कहना कि हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस 1 होगा, दिस इज फॉल्स। ट्रेस ऑफ ए जैसे क्या आएगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, सिर्फ 1 नहीं होगा। हाँ 1, अगर ये दो मैट्रिक्स हटा दो तो बाकी जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे सबका ट्रेस क्या होता 1। बट इन दोनों ने गड़बड़ कर दिया ना। सेकेंड, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका डब्बा 0 होगा, ये अपन ऊपर ही बात कर चुके हैं। ये या तो डब्बा 0 हो सकता है या डब्बा क्या हो सकता है 1। और डब्बा 1 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है आई। ये वही लिखा है इफ डब्बा ऑफ ए इज इक्वल टू 1 तो ए क्या होगा आई। चौथा बताओ, इफ ट्रेस ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 1, ट्रेस ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 1 मतलब ये वाले केस हट गए सारे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ही होगा। गलत बात है, नल भी हो सकता है। हमारा गलत बात क्या है, नल भी तो हो सकता है वो। देखो ट्रेस ऑफ ए 1 नहीं होना मतलब ये सारे केस हटा देना, क्योंकि इन सब में ट्रेस 1 है ना। तो वो कौन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा है, इन दो की। तो क्या इसमें ए आई है क्या, ए नल भी तो हो सकता था। नहीं चला, लिख देना ए मे बी नल एज वेल, ए मे बी नल एज वेल। बिल्कुल नहीं है क्या, लास्ट का
प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंट्रीज इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इन सब का प्रोडक्ट जीरो, इन सब का प्रोडक्ट जीरो, इन सब का प्रोडक्ट म्यू से म्यू करता लैम्डा स्क्वायर इंटू वन माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही बात है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, नहीं वो बेसिकली लास्ट के लिए दिया है, अगर इंटीग्रेटेड नहीं होती है ना, तो बिल्कुल इन सब का प्रोडक्ट कितना है, लैम्डा स्क्वायर इंटू वन माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर है, और लैम्डा मान लो होता फोर्थ रूट ऑफ टू, तो फोर्थ रूट ऑफ टू का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ टू बचेगा, जरूरी थोड़ी कि वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, समझे ना। अपन किसी चीज को परफेक्ट स्क्वायर कब कहते हैं, जब वो किसी इंटीजर का स्क्वायर हो, किसी इरेशनल का स्क्वायर होगा थोड़ी अपन बोलेंगे। चलो या नहीं यार, और समझ में आ रहा है, ये सब चीजें पता करने के लिए ये हो गया ये हो गया, तुम्हें जनरल आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता होना चाहिए तभी तो बता पाओगे। बस, नहीं है क्या, सेकेंड स्पेशल मैट्रिक्स में आया, ठीक है, बता दो क्या, पक्का, पक्का ना। थर्ड आते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, जिनका स्क्वायर करने पर आई आ जाए, वो मैट्रिसेस जिनका स्क्वायर करने पे आई आ जाए, उन मैट्रिसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। आइडेंटिटी कौन से थे, जिनका स्क्वायर करने पर एक खुद आ जाए, ठीक है ना। चलो अब इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, बस। और देखो ये एक स्पेशल मैट्रिक्स अगर है, तो ऑब्वियसली सोचो ऐसे इनफाइनाइट इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तभी तो हम एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये तो कंफर्म है कि इक्का दुक्का नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे। अच्छा, इक्का दुक्का इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स तो देखो तुम्हें पता भी है कौन से होंगे, सोचो इक्का दुक्का इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स तुम्हें पता है, एक आई होगा, और कोई, माइनस आई, सोचो आई का स्क्वायर भी आई होगा, माइनस आई का स्क्वायर भी आई होगा, दो इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स तो देखो हमको पता ही है, माइनस आई का स्क्वायर भी तो आई होगा, आई भी एक इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स है, माइनस आई भी एक इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स है। क्या? यही तो है इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स को हम इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स कहते हैं जिनका स्क्वायर करने पे आई आ जाए, यहाँ बात तो एक ही चल रही है, ठीक है ना। चलो अब इससे अपन कुछ कुछ चीज स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दो। अगर ए एक इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स है, if A is an involuntary matrix, ठीक है, पहला सवाल, ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर क्या होगा आई, तो ए क्यूब क्या होगा ए की पावर फोर क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो आई इंटू आई आई, ए की पावर फाइव क्या होगा, ए की पावर फोर इंटू ए, और ए की पावर फोर क्या था आई, क्या समझ में आया, ए की पावर ऑड करोगे तो ए आएगा, ए की पावर इवन करोगे तो आई आएगा,
पहली चीज समझ में आई। ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर आई आ गया तो सब आई हो जाएंगे। इवन वाले पावर सारे आई होंगे, बट ऑड वाले पावर सारे क्या रहेंगे, देखो ए रहेंगे। ये कॉमन सेंस बन रहा है नहीं बन रहा? ठीक, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, तुम सब निकाल सकते हो। नहीं है क्या? हाँ, मैं तो कहा नहीं है क्या? अगला सवाल। क्या ए का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा? अगला सवाल है कि क्या ए का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा? अगला सवाल है, क्या ए का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा? ए इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट, ट्रू और फॉल्स? चलो, तो ए इनवर्स का डिस्कशन है, मतलब कहीं ना कहीं हमें डब्बा ऑफ ए पता करना पड़ेगा। और डब्बा ऑफ ए पता करने के लिए क्या कर सकते हैं? दोनों सेट क्या ले सकते हैं, डब्बा, दोनों सेट डब्बा ले लो। तो डब्बा ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू डब्बा ऑफ आई, और डब्बा ऑफ आई क्या होता है, वन। यहां से डब्बा ऑफ ए क्या आया, या तो डब्बा ऑफ ए वन होगा, या तो डब्बा ऑफ ए माइनस वन होगा। और चाहे डब्बा ऑफ ए वन हो चाहे माइनस वन हो, है तो नॉन जीरो। ए का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। और ए का इनवर्स बहुत अच्छा है। ए का इनवर्स बहुत 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 ही अच्छा है। इनवर्स आई है, बिल्कुल सही कहा। सोचो, ए इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। मैंने कैसे कहा? याद करो, किसी भी ए मैट्रिक्स में ध्यान दो, किसी भी बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते थे और क्या आता था, आई, तो हम लोग क्या कहते थे कि बी इज इनवर्स ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर अगर आई मिल रहा है तो ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स होगा। ये तुमने सीखा था। तो यहां ए का स्क्वायर आई दे रखा है, तो यहां जरा सोचो, ए मैट्रिक्स में ए का मल्टीप्लाई करने पे आई आ गया, तो ये जो मैट्रिक्स है यही तो इसका इनवर्स रहा होगा। किसी भी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे अगर आई आ रहा है तो दिस मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस ए में हमने किसका मल्टीप्लाई किया ताकि आई आ गया, ए का। तो यहां ए ही तो खुद का इनवर्स हो गया। नहीं आया? जामुन में अगर तुम रसगुल्ले का मल्टीप्लाई कर दो तो आई आ जाए, तो जामुन का इनवर्स क्या हो जाएगा, रसगुल्ला। सिंपल से इतना ही है। कुछ नहीं समझ में आ रही क्या? किसी भी मैट्रिक्स में किसी का मल्टीप्लाई करने पर अगर आई आ रहा है तो ये इसका इनवर्स है। ठीक है? नहीं, ये नहीं सोच पा रहेगा। बस, ठीक है ना? मीन्स यहां पर ए ही मैट्रिक्स खुद का इनवर्स है, तो ए का इनवर्स खुद यहां पे क्या है, ए है। सही बात। देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, बस बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तुम किसका मल्टीप्लाई करोगे ताकि आई आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तुम किस चीज का मल्टीप्लाई करोगे ताकि आई आ जाए, आई का। तो यहां क्वेश्चन मार्क क्या होगा, आई। तो आई ही खुद का इनवर्स है। माइनस आई मैट्रिक्स में तुम किसका मल्टीप्लाई करोगे ताकि आई आ जाए, माइनस आई का करोगे तभी तो आई आएगा। तो माइनस आई का इनवर्स क्या होगा, माइनस आई। थोड़ा बताया। चलो,
आगे चलें, ये भी हमने देख लिया, ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, आई है। चलो अगला सवाल देखो, बस बेटा, इफ ए माइनस आई का डब्बा इज नॉन जीरो, तो क्या मैं कह सकता हूं ए इज इक्वल टू माइनस आई। ए माइनस आई का डब्बा नॉन जीरो है, तो क्या मैं कमेंट कर सकता हूं दैट ए विल बी इक्वल टू माइनस आई। तो सोचने का तरीका समझो, क्वेश्चन देने वाले ने क्या दिया कि ए माइनस आई का डब्बा नॉन जीरो है, तो तुमसे क्या कहना चाह रहा है, किसी भी मैट्रिक्स का डब्बा कभी भी अगर तुम्हें नॉन जीरो दिख जाए तो समझ जाना क्वेश्चन देने वाला तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देना चाहता है, क्या, कि ए माइनस आई का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका यूज करो। अब ए माइनस आई का इनवर्स तुम किसके साथ यूज कर सकते हो, ए माइनस आई के साथ, तो उसके लिए मेरे को ए माइनस आई लाना पड़ेगा। बट हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो यहां से मैं ए माइनस आई कहां से लाऊं, बिल्कुल आई को साइड ले आऊं, तो ए स्क्वायर माइनस का आई इक्वल टू जीरो। आई लिखूं या आई स्क्वायर लिखूं, बात बराबर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो क्या मैं इसको ए माइनस आई इंटू ए प्लस आई लिख सकता हूं क्या, क्या मैं मैथमेटिकल आइडेंटिटी लगा पाऊंगा, क्यों लगा पाऊंगा, बिकॉज ए एंड आई आर कम्यूटेटिव। बात करो, मैथमेटिकल एंटिटीज हम उन्हीं दोनों में लगा सकते हैं जो कम्यूटेटिव हो ओवर मल्टीप्लीकेशन, और ए और आई अच्छी बात है कम्यूटेटिव होते हैं ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो यहां मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो जो हमें ए माइनस आई चाहिए था वो आ चुका है। और चूंकि मुझे पता है ए माइनस आई का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्यों ना मैं अब प्री मल्टीप्लाई कर दूं विद किसका, ए माइनस आई के इनवर्स का। और प्री मल्टीप्लाई में जैसे ही करता तो ये आई बन जाता, तो a प्लस आई क्या बनता, नल, देयरफॉर a विल बी इक्वल टू कितना, माइनस आई। सुना, बिल्कुल नहीं आया। वापस से थॉट प्रोसेस में आया क्या था, कि जैसे तुम्हें किसी मैट्रिक्स का डब्बा नॉन जीरो दिखे समझ जाओ उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका इनवर्स यूज करने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं a माइनस आई चाहिए, तो पहले मैंने a माइनस आई बनाया, फिर उसका यूज कर दिया। क्या हुआ, नहीं है क्या, क्या हुआ? बिल्कुल नहीं आएगा, दिक्कत हो रही है क्या, हाँ, ये नहीं आया, कुछ तो बोलो यार। चला आगे, चला आगे, चल, ठीक है। तो तुम्हारा होमवर्क है जनरल 2x2 इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स घर पे निकाल के लाना, स्पेस छोड़ दो, जनरल 2x2 इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स तुम्हें फॉर्म करना है, ठीक है ना, स्पेस छोड़ दो एक पेज। थोड़ा बताया इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में क्या होता है, नहीं बन रहे क्या ये सब,
है ना? चलो अब अगला और लास्ट स्पेशल मैट्रिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट वाला। सब क्या? लास्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा सवाल इसी के तुम्हें मिलेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स था ए टू द पावर एन नल हो जाए, आइडेम्पोटेंट था ए का स्क्वायर ए हो जाए, इनवॉलेंट्री था ए का स्क्वायर आई हो जाए। ऑर्थोगोनल होता है ए इंटू ए डैश आई हो जाए। उन मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नाम देते हैं जिसका खुद के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें क्या मिल रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ऑर्थोगोनल सॉरी उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और आई आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। पहले डेफिनेशन समझ में आई? बस चलो अब कुछ सवालों के जवाब दो। पहला, ए का इनवर्स क्या होगा? अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना? तो व्हाट अबाउट ए इनवर्स? ए का इनवर्स कुछ अच्छा है? एक और बताओ। नहीं दिख रहा क्या? ए में जामुन का मल्टीप्लाई किया और आई आ गया तो ये जामुन ही क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। इसको छुपाओ। ए में तुमने किसका मल्टीप्लाई किया और आई आ गया तो ये चीज क्या है, ए का इनवर्स है। तो ए का इनवर्स सिंपली और कुछ नहीं, क्या होगा, ए डैश। समझ में आया? तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट? ट्रू और फॉल्स? अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। सोचने के दो तरीके हैं। एक, ए का इनवर्स है क्या, ए डैश। तो क्या ए का ट्रांसपोज हमेशा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? ट्रांसपोज तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो या तो ऐसे सोच लो, या मान लो अपन को वैसे नहीं सोचना, अपन अभी तक जैसे करते हैं वैसे करें। तो डब्बे से करते हैं। ए इंटू ए डैश क्या है, आई। ए का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब उसका डब्बा नॉन जीरो होगा। तो मुझे यहाँ ए के डब्बे की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ए की डब्बे की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या करूं, ए के डब्बे की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या करें, दोनों से डब्बा ले लें। बोलो, तो दोनों से डब्बा ले लेते हैं। ले लिया। मल्टीप्लाई में दो मैट्रिक्स हैं तो डब्बा दोनों में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। आई का डब्बा क्या होगा, वन। ए डैश का डब्बा क्या होगा, एक डैश का डब्बा। को डिटरमिनेंट में बच्चों ने पढ़ा था अपन ने, ट्रांसपोज लेने पे क्या डिटरमिनेंट में फर्क पड़ता था। तो ये भी क्या होगा, डब्बा ऑफ ए। तो डब्बा ऑफ ए क्या बन जाएगा, स्क्वायर दिस। therefore डब्बा ऑफ ए इज इक्वल टू आइदर वन और माइनस वन। जो भी है हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो। या क्या, या तो ऐसे सोच लो कि ए का इनवर्स है क्या, ए डैश, और ए डैश हमेशा एग्जिस्ट करता है। या फिर ऐसे सोच लो डब्बा लेके,
डब्बा देखो, या तो 1 होगा या तो -1 होगा, जो भी होगा हमेशा कैसा होगा, नॉन जीरो, मतलब ए का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ज्यादा हो रहा है क्या? पक्का आया? पक्का? तो क्या समझ में आ रहा है कि ए और ए डैश आपस में कम्यूटेटिव होंगे, ए और ए डैश हमेशा कम्यूटेटिव होंगे अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो। क्यों? याद करो, जब मैंने कम्यूटेटिव मैट्रिसेस निकाल लिखे थे, तो एक में लिखा था ए इंटू आई, एक में लिखा था ए इंटू नल, एक में लिखा था ए इंटू ए, एक और लिखा था, बिल्कुल, ए इंटू ए इनवर्स। ए और ए इनवर्स आपस में हमेशा कैसे होते हैं, कम्यूटेटिव। और जरा गौर करो, यहाँ पे ए डैश और कुछ नहीं, ए का इनवर्स ही तो है। ए डैश क्या है? ए का इनवर्स ही तो है। तो ए इंटू ए डैश विल बी इक्वल टू ए डैश इंटू ए, एंड दे विल बी इक्वल टू कितना, आई। तो अगर दो, कोई मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो समझ जाना उस केस में ए और ए डैश आपस में कैसे होंगे, कम्यूटेटिव होंगे ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो मैं, रीजन क्या है? रीजन ये है। ना बहुत जरूरी है ये सब चीज समझना। तो लास्ट में क्वेश्चन आया था ए प्लस ए डैश की पावर 10 निकालो, लगता है अब क्या करें, ए और ए डैश तो आपस में कम्यूटेटिव ही नहीं है। 12 में क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा बचला। पक्का? आगे अब कॉल करो। ए, ये थोड़ा अच्छे से देखना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, if A is orthogonal, A is orthogonal matrix। अब थोड़ा इसको स्टडी करते हैं, देखना बहुत ही अच्छा बनेगा ये। ठीक है, 2 मिनट रुक जाना। ए अगर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए इंटू ए डैश करने पर आई आना चाहिए, बोलो। तो ए इंटू ए डैश, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होगा, पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एंड दिस शुड बी इक्वल टू कितना, आई। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ध्यान दो, इसका मल्टीप्लाई से करें, इसका मल्टीप्लाई से करोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके लिए कितनी है, इसका मल्टीप्लाई से करूं क्या आएगा, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, इसके लिए कितनी है, 0। इसका मल्टीप्लाई से करें, ए जी प्लस बी एच प्लस सी आई, इसके लिए कितनी है, 0। इसका मल्टीप्लाई से करें तो ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ कितना आएगा, 0, जो पहले लिख चुके हैं। इसका मल्टीप्लाई से करें, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 1। इसका मल्टीप्लाई से करें तो कितना आएगा, डी जी प्लस ई एच
प्लस एफ आई इक्वल टू कितना, 0। इसका इससे ए जी प्लस बी एच प्लस सी आई इक्वल टू 0 लिख चुके हैं। इसका इससे करें तो डी जी प्लस ई एच प्लस एफ आई 0 लिख चुके हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। और ये ध्यान देना, बहुत सही जुगाड़ है। लिसन में ये कहां सा है, 2 मिनट ध्यान दो अच्छे से। अब इसको हम दूसरी तरीके से फील करते हैं, ध्यान देना अच्छे से। ये मान लो होता अपना पहला वेक्टर ए वेक्टर, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसको मैं कहूं बी वेक्टर, इसको मैं कहूं सी वेक्टर। कहूं बी वेक्टर क्या है, डी आई कैप प्लस ई जे कैप प्लस एफ के कैप, सी वेक्टर सो ऑन। अब जरा देखो ये क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। मीन्स इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, 1। याद है कि नहीं याद है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो आता है ना। मीन्स इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना होना चाहिए, 1। ये तो कह रहा है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना होना चाहिए, देखो 1। पहली चीज हमने क्या देखी कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होगा, जब अगर मैं इसको 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 वेक्टर ट्रीट करूं तो ये तीनों वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए। अब इस बात है, ये सोचो क्या कह रहा है, एडी एडी प्लस बीई प्लस सी एफ। पहले तो समझ ये समझ में, इन्हें क्या कहा, इसने क्या कहा कि ए का डब्बा क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1। ये इसने कहा। इसने क्या कहा, इस वेक्टर का डॉट इसके साथ लेने पर क्या आना चाहिए, सोचो 0। ये तो कह रहा है इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो इसके साथ, एडी प्लस बीई प्लस सी वही था और वो क्या होना चाहिए 0। ये क्या कह रहा है, ए जी प्लस बी एच प्लस सी आई कैसा होना चाहिए 0। मीन्स ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट भी क्या आना चाहिए 0। और ये क्या कह रहा है, बी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट क्या आना चाहिए 0। मीन्स मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसको तुम बहुत जल्दी पहचान सकते हो। पहली कंडीशन, हर एक रो एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। पहली कंडीशन, हर एक रो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सेकंड कंडीशन, हर दो रो का डॉट 0 होना चाहिए। हर दो रो का डॉट, इन दोनों का डॉट 0, इन दोनों का डॉट 0, इन दोनों का डॉट 0। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो पक्का वो मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पहचानना सबसे सबसे आसान है। क्या चेक करोगे, क्या हर रो यूनिट वेक्टर है, क्या हर दो का डॉट 0 है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो पक्का वो मैट्रिक्स कैसा होगा, ऑर्थोगोनल होगा। एग्जांपल देखो, जैसे कि मैं तुमसे पूछूं सिंपल सा, √3/2 1/2 -1/2 √3/2 इज ए ऑर्थोगोनल और नॉट। ठीक है, तो मैं बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत नहीं है। सेम जो कंडीशन हमने यहां सीखी 3x3 के लिए, वो 2x2 के लिए भी ट्रू है। तो
तुम कैसे सोचोगे? इसको दो वेक्टर की तरह सोचोगे। ये हो गया पहला वेक्टर, ये वेक्टर, ये हो गया दूसरा वेक्टर। पहला सवाल, क्या ए का मॉड 1 है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3/4 प्लस 1/4 1। क्या इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। भाई मैग्नीट्यूड आता नहीं आता लेना, तो बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है? 1 है। क्या ए डॉट बी 0 है? ए डॉट बी माने क्या? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो दिस इंटू दिस, -√3/4, बोलो, दिस इंटू दिस +√3/4, कितना आएगा सम? 0। तो ए डॉट बी क्या है? 0। मैं पक्का दोनों वेक्टर का डॉट भी 0 है, तो मैं कह सकता हूं डायरेक्टली, देयरफॉर ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? और करो, मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं उसके लिए एक और तरीका भी था कि भाई ए लिखा है, ए डैश निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई करो, चेक करो कि वो आई आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ जाए तो ऑर्थोगोनल होगा। बट वो चीज मैं क्यों करूं जब मैं डायरेक्टली सोच पा रहा हूं? देखो 2 क्रॉस 2 तो तब भी आसान है। भी अगला देखो, छाप लो, है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पता करने का तरीका। एक तो तुम ए पता ही होगा, ए डैश निकालो, मल्टीप्लाई करो, देखो आई आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है तो ऑर्थोगोनल है, नहीं आ रहा तो नहीं है। दूसरा तरीका, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड काफी फास्ट होगा। चला गया, सब लिखा। बस, चलो, बस बेटा, ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए 2/3, 2/3। चलो, ठीक है, चलो। जैसे ये क्वेश्चन आया कि ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो सारे वेरिएबल्स फाइंड आउट करो।
एक तो बेसिक तरीका क्या होता है कि हमें पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होता है, जब a इंटू ए डैश क्या होता है आई। ए पता है, ए डैश निकाल लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, उसको आई से कंपेयर करोगे, नो इक्वेशन नो वेरिएबल, यूज कर सकते हो उसका। समझ में आ रहा है? एक तो वो बेसिक तरीका होता है। दूसरा तरीका हम ये वाला यूज करते हैं जो अभी हमने पढ़ा। हमें पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्या होना चाहिए, हर एक रो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो पहला रो क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कब होगा, तो ए का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4/9 प्लस 4/9, इसके लिए कितनी हो 1। तो ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 8/9, तो कितना आएगा 1/9। तो ए की वैल्यू क्या होगी बताओ, प्लस माइनस का 1/3। ये वाला वेक्टर भी यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो 2/3 का स्क्वायर तो 4/9 प्लस 1/9 प्लस बी का स्क्वायर कितना होना चाहिए 1। तो बी का स्क्वायर क्या होना चाहिए 4/9। तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, प्लस माइनस का 2/3। क्या क्या बोलो दोस्तों, इन दोनों का डॉट जीरो होना चाहिए। इन दोनों का डॉट कैसा होना चाहिए, जीरो। तो इन दोनों का डॉट लेंगे तो क्या आएगा बताओ, 2/3 है, 2/9 प्लस 2b/3, इसका दोनों का डॉट कितना होना चाहिए, जीरो। बोलो है ना, एलसीएम ले लूं। एलसीएम लेते तो कितना था, 6a प्लस 2 प्लस 6b इक्वल टू कितना, जीरो। तो a प्लस b इक्वल टू -1/3। सोच लो आराम से, a प्लस b कितना चाहिए, -1/3। इन दोनों का डॉट करने पे जीरो आना चाहिए, नहीं है क्या, कुछ तो बोलो यार। चलो यहाँ तक आया, बस बेटा। अब इसकी बारी। एक तो ये भी यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो ये भी यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो क्या आएगा c² प्लस x² प्लस y², ये क्या होना चाहिए 1। बोलो है ना। इन दोनों का डॉट भी कैसा होना चाहिए, जीरो। इन दोनों का डॉट भी कैसा होना चाहिए, जीरो। अच्छा देखो, a प्लस बी -1/3 आया, तो एक चीज कंफर्म हो गई क्या, कि अगर a 1/3 होगा तो b कितना होगा, -2/3। और a अगर -1/3 होगा, सॉरी, एक ही हो सकता है क्या, एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, तो यहां से फिक्स ही हो गया, फिक्स ही हो गया, a 1/3 होगा और b क्या होगा, -2/3 होगा। तो क्या दूसरी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पाई ना, a जब -1/3 हो जाए, हो ही नहीं सकता। ये बड़ा अच्छा हुआ। तो देखो, एक तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 1, इन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, जीरो। तो क्या आएगा a इंटू सी, और ये कितना है 1/3, 1/3 इंटू सी, 2/3 इंटू कितना x, और 2/3 इंटू कितना y, ये कितना होना चाहिए जीरो। यहां से कितना आएगा c प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू जीरो। और तीसरी क्वेश्चन कहां से मिलेगी, इन दोनों का डॉट भी कैसा होना चाहिए, जीरो। यहां से कितना आएगा बताओ, 2c प्लस एक्स प्लस बी वाई, और b कितना है माइनस का 2/3, तो माइनस का 2y इक्वल टू जीरो। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, ये सॉल्व करना पड़ रहा है। कैसे करूं, कैसे करूं बताओ, इन दोनों को ऐड कर दूं, y एलिमेंट हो जाएगा देखो, है ना, और कोई अच्छा तरीका, ये करना पड़ेगा ना। हाँ, क्या क्या पहले दूसरे को, कैसे, 2/3, तो क्या, यार वो तो हमेशा थोड़ी कर पाएंगे। तो तुम क्या कह रहे हो, सी कितना आएगा,
अच्छा वैसे कह रहे हो 2/3, मतलब मान ले रहे हो कि 2/3 1/3 टाइप का होगा, मान नहीं सकते ना ऐसा, तो दोनों को सॉल्व कर लो। फिर दोनों को ऐड करते हैं, तो 3c प्लस का कितना 3x इक्वल टू कितना 0। तो देखो c इक्वल टू कितना आ गया माइनस एक्स आ गया, c इक्वल टू माइनस एक्स आ गया ना। तो c इक्वल टू माइनस एक्स अगर आ गया तो c इक्वल टू माइनस एक्स छाप दो। तो पहले इक्वेशन में क्या बनेगा, c इक्वल टू माइनस एक्स, तो x प्लस का कितना 2y इक्वल टू कितना 0, c इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स माइनस का कितना 2y इक्वल टू 0, उतना नहीं था, है ना। और दूसरी इक्वेशन यहां से ले ले, c इक्वल टू माइनस एक्स छाप दे तो कितना आएगा 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब यहां से x इक्वल टू माइनस 2y छाप दो, x इक्वल टू माइनस का 2y छाप दें, तो x इक्वल टू माइनस का 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। 4 और 2 8, 9y स्क्वायर इक्वल टू 1, y इक्वल टू प्लस माइनस का 1/3, और y अगर प्लस का 1/3 होगा, y अगर प्लस का 1/3 होगा तो x क्या होगा माइनस का 2y, माइनस का 2/3, y अगर माइनस का 1/3 होगा तो x क्या होगा बताओ प्लस का 2/3, और c कितना था माइनस एक्स, c कितना था माइनस का x, तो c कितना आएगा 2/3, इस केस में c कितना आएगा माइनस का 2/3। दो सेट ऑफ आंसर आए, देखो a और b तो फिक्स हो गए थे, बट c x और y के दो सेट ऑफ आंसर्स आए। ठीक है ना, मैंने क्या किया सिंपली यहां से इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। c इक्वल टू माइनस एक्स आ गया, तो c इक्वल टू माइनस एक्स पहले इक्वेशन में छाप दिया, थोड़ा बताया। ठीक है, लॉजिक समझ में आया, ये इक्वेशन बनी कहां से। तो पहली कंडीशन सबके सब यूनिट वेक्टर होने चाहिए, दूसरी कंडीशन हर दूसरे का डॉट कैसे होना चाहिए 0, दो कंडीशन का यूज किया है। कर पाओगे थोड़ा बहुत, तुम लोगों को डीसीटी नंबर 2 करके लाना है, कितना कर लोगे 25 कर लो, 28 कर लेना 28, डीसीटी 2 28 क्वेश्चन, इजी सी क्वेश्चन है, आराम से बन जाएंगे। तुम्हारे टेस्ट में मैट्रिक्स आएगा है ना, ठीक है ना। जितना पढ़ा है उसी लेवल का आएगा, जितना पढ़ाया है एलिप्स हाइपरबोला उतना ही लेवल का आएगा अभी, है ना। ठीक है, कर लोगे ना, कल मिलते हैं ना।